ओबीसी होना चाहिए। सरकार में आने के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस इस दिशा में कदम बढ़ाने का काम करेगी। कई लोगों ने कही, लेकिन अभी तक ओबीसी क्षेत्र नहीं हो पाया। हम प्रतापनगर की तर्ज पर, हमारी जौनपुर की तर्ज पर कांग्रेस की सरकार अगर प्रदेश में आएगी तो निश्चित रूप से घनसाली विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर की तर्ज पर, रवाई जौनपुर की तर्ज पर ओबीसी क्षेत्र घोषित किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, जो वादा करते उसको निभाना भी जानती है। आज आप इतिहास उठा के देखो, कांग्रेस पार्टी ने 2008 में कृषि ऋण माफ किया है। माननीय गणेश गुजियाल जी का, माननीय हरीश रावत जी का, माननीय प्रीतम सिंह जी का मैं प्रदेश नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करता हूँ और निश्चित तौर पे उनकी द्वारा जो उनकी जिम्मेदारी दी गई उस पर खरा उतरूंगा। चुके हैं कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है प्रदेश में बनती है तो जो है तत्काल प्रभाव से जो है घनसाली विधानसभा को प्रतापनगर की तरफ पर ओबीसी बनाया जाएगा और जैसे ही ओबीसी बनता है तो हमारे अनेकों युवाओं को जो है रोजगार मिलने का कार्य होगा। लेकिन इसलिए रो रहा हूँ कि जब से ये विधानसभा रिजर्व हुई है, घनसाली के लोगों का योगदान लोग कह रहे हैं कि ये लोग इस्लामी नहीं है। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ। नमस्कार, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड की आवाज़ में और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। आज कांग्रेस के बड़े नेता प्रीतम सिंह चमियाला में जनसभा को संबोधित करने घनसाली विधानसभा पहुंचे। यहां चमियाला में कांग्रेस प्रत्याशी धनीलाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि क्षेत्र की विषम परिस्थितियों को देखते हुए तथा क्षेत्र की लंबे अरसे से लंबित बड़ी मांग को देखते हुए वह इस बात का वादा करते हैं कि घनसाली से धनीलाल शाह और कांग्रेस की जीत के बाद घनसाली विधानसभा को ओबीसी क्षेत्र घोषित किया जाएगा। प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा ने इस प्रदेश की जनता को केवल छलने का काम किया है। सबने सिर्फ घनसाली को ओबीसी का लाभ दिलाने की बात की है, किया कुछ भी नहीं है। लेकिन वह वादा करते हैं कि 2022 में कांग्रेस की सरकार आते ही अन्य ओबीसी क्षेत्रों की तर्ज पर घनसाली को भी ओबीसी का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2022 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जिससे लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। हमारे लोकप्रिय नेता प्रतिपक्ष भाई प्रीतम सिंह जी मंच पर आसीन, हमारे पूर्व विधायक माननीय बलवीर सिंह नेगी जी मंच पर आसीन, हमारे भाई प्रीतम सिंह जी के साथ में आए महाजन जी मंच पर आसीन, हमारे प्रत्याशी धनीलाल शाह जी मंच पर आसीन, हमारे पूर्व प्रमुख विजय कुशवाहा जी मंच पर आसीन। आज कांग्रेस ने मुझे मौका दिया, अवसर दिया, मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। मेरे साथ भाई दिनेश राव जी थे, मेरी बहन कैलाशी देवी जी थी, मेरी बहन एकादशी देवी थी, हमारे पूर्व विधायक भीमलाल जी थे, हमारे सूरवीर लाल जी थे। अरे भाई, जब ये 3 लोग मान गए तो अगर ये भी कांग्रेस के कहते थे हम तो कांग्रेस के सिपाही थे, तो मेरे भाई आप भी मान जाते। मैंने भीमलाल जी से निवेदन किया कि भीमलाल जी, जितनी आपकी उम्र है उतनी धनीलाल शाह का राजनीतिक जीवन हो गया है। मेरा ये अंतिम चुनाव है, आप मुझे अवसर दे दीजिए, आप नौजवान हो, आगे आपके लिए अवसर है। दिनेश राव जी नहीं माना, कैलाशी देवी जी नहीं माना, अगर वो भी मान देते तो कांग्रेस का एक बड़ा इतिहास होता। लेकिन मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ और मैं आपसे हाथ खड़ा करके चाहता हूँ कि कांग्रेस की धनीलाल का हमको बचा दिया है, अगर आप बचाते हो तो ये हाथ खड़े करो। मेरी बहनों, मेरी माता और मेरे नौजवान दोस्तों, तो मैं सूर्य प्रकाश जी से कह दूं कि भैया मैं तो साफ कह रहा हूं, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि मैं गरीब का बेटा
पिताजी बैंक के मैनेजर हैं। जानते हो बैंक में कितने तनख्वाह मिलते हैं? 1 लाख से ऊपर। वो मिलाए तो पेंशन भी 50,000 से ऊपर। और ये जो लोहार का बेटा है जिसके पास ने आपकी सेवा की है वो तो सेठ का बेटा हो गया। तो ये आपको निर्णय लेना मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, कि इस लोहार के बेटे को मेरे पिताजी ने ये नहीं देखा। अरे मैं तो भाई साहब तो कि कई लोग कहते हैं कि वो फलाना हुआ है, वो फलाने का, मैं तो लोहार का बेटा हूँ, शिल्पकार का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी के पास अगर नेगी जी डॉक्टर लेवल तो कौन बोला रावत जी को लेवल कौन बोलिए अगर भट्ट जी बाप लेवल कौन सुई भया के नानी। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे मित्रों ने विदेश से फोन किया धनीलाल को छोड़ा आप रोक क्यों रहे? अरे मैंने कहा भैया धनीलाल साहब ने रेव नहीं तोड़ा है। अरे मैं तो भैया मैं कहा बाबू छोड़ो तो मैं लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब से विधानसभा रिजर्व हुई है घनसाली के लोगों पर एक दाग लगा। लोग कह रहे हैं कि ये लोग इस काबिल नहीं है। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो मैं अपने साथियों से, नौजवान साथियों से, मित्रों से, दोस्तों से, अरे मेरे बहन तुम तो बहुत दयावान हो। अरे धन्यवाद चुनाव आशीर्वाद रहा और भाई प्रीतम सिंह जी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया तो मैं जिंदा हो गया। तो आपकी प्रीतम सिंह जी के आशीर्वाद पर भूख लगा ली। ऐसा न हो प्रीतम सिंह जी ने मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है आपने उस विश्वास पर मुहर लगाई। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो वास्तव में जो गरीब का बेटा है ये आपके सम्मान में कहीं कमी नहीं हुई। प्रतापनगर की तर्ज पर इसको ओबीसी बनाने का काम करेगा, को जिला बनाने का काम करेगा। हमारी वर्षों से मांग है कि पृथक बाल विकास आयोग ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के आधार पर सेंटर से लेकर यहाँ तक इसको अलग विकास बनाने का काम करेगा। हम लड़ेंगे, हम कर्मचारियों के लिए लड़ेंगे, हम व्यापारियों के लिए लड़ेंगे, हम महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे। इस विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जमियाला में आयोजित इस जनसभा में हमारे बीच उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष राकेश राणा जी, हमारे बीच उपस्थित घनसाली विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी मेरे बहुत ही सम्मानित साथी धनीलाल शाह जी, हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में इसी विधानसभा के पूर्व विधायक मेरे बहुत ही सम्मानित आदरणीय बलबीर सिंह नेगी जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सम्मानित विजय घनसोला जी, सम्मानित दिनेश लाल जी, सम्मानित अरुणोदय नेगी जी, घनसाली विधानसभा के चमियाला में आने का अवसर मिला और इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर उपस्थित हैं तो आपकी उपस्थिति इस बात का संकेत है कि घनसाली विधानसभा के लोगों ने इस 2022 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन का मन बनाया है। सम्मानित साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से इस विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में और टिहरी लोकसभा के सांसद रहे स्वर्गीय आदरणीय त्रिपुर सिंह नेगी जी का जन्म हुआ हो, जहां पर इंद्रमणि बड़ौनी जैसी शख्सियत ने जन्म लिया हो, जिन्होंने इस राज्य को
बनाने में अपना अहम योगदान देने का काम किया हो, तो मैं इसी घनसाली की जमीन को नमन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। जाना है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब उत्तराखंड राज्य के अंदर 2017 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आपसे और हमसे बड़े बड़े वादे किए थे। 5 साल का कार्यकाल हो गया है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया। हम छोटी कास्ट वाले किसान हैं, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री भी उत्तराखंड की सरजमीन पर आते हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक स्वर से कहा था, यदि उत्तराखंड के लोग डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे, यदि किसान डबल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग देंगे, तो सत्ता में आने के बाद हम किसानों का ऋण माफ करने का काम करेंगे। आज मैं चमियाला में यहाँ उपस्थित घनसाली विधानसभा के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका ऋण माफ हुआ? नहीं हुआ। इतना ही फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। जब देश के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त किसानों ने देश के प्रधानमंत्री जी से संवाद स्थापित किया और अपनी परेशानियों से भारत सरकार को अवगत कराया। और मैं आज बड़े फख्र के साथ इस बात को कह सकता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया जी ने किसानों की बातों को सुन करके 72,000 करोड़ का पैकेज दे करके देश के किसानों का ऋण माफ करने का काम। और मैं समझता हूं यहाँ घनसाली विधानसभा में भी निश्चित रूप से किसानों का ऋण माफ हुआ होगा। हुआ कि नहीं? और मैं कहता हूं, जो ऋण माफ हुआ क्या सिर्फ कांग्रेस के लोगों का हुआ? बीजेपी वालों का भी तो हुआ होगा, है? जब यहाँ चमियाला में होटल में कांग्रेस और बीजेपी के लोग साथ साथ बैठते हैं, तब बीजेपी के लोग उस समय कहते थे क्या बड़ा अच्छा हुआ कांग्रेस ने जो किसानों का ऋण माफ कर दिया, मेरा भी ऋण माफ हुआ। दूसरा कहता था मेरा भी ऋण माफ। लेकिन जैसे ही होटल के बाहर आते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। तो हमारे यहाँ कहावत है कि गुड़ खा के अगर मीठा ना लगे तो फिर थोड़ा सा तो मकमका जिसको कहते हैं ना, वो तो लगता होगा। ये मायनेदार ऐसे हैं कि गुड़ खा के भी कहते हैं कि गुड़ कड़वा है। कांग्रेस ने किसानों का ऋण माफ किया, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं। आज हम सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहते हैं, हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि मोदी जी बताइए, आपने किसानों से वादा किया था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगना करने का काम करेंगे। आज मैं चमियाला में घनसाली विधानसभा के किसान साथियों से पूछना चाहता हूं कि बताइए, क्या आपकी आय दुगनी हुई? नहीं। अरे मोदी जी, वो फॉर्मूला तो बता दो हमें, कहां पर छिपा के रखा है आपने वो फॉर्मूला जिससे किसानों की आय दुगनी होती है? और साथियों, मैं कहना चाहता हूं, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 3 काले कानून किसानों पर थोपने का काम किया और किसानों ने पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया। 1 साल तक दिल्ली की सीमाओं पर गर्मी में, बरसात में, जाड़े में और कोरोना की महामारी में किसान वहां बैठा रहा। लगभग 700 किसानों की शहादत हुई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के मुंह से 2 शब्द संवेदनाओं के नहीं निकले। वो अपने मन की बात कहते रहे और किसान कहता रहा कि हमारे मन की भी बात सुन लो मोदी जी, लेकिन उन्होंने सुनने का काम नहीं किया। ये स्थिति है सत्ता में बैठे हुए लोगों की।
दूसरी बात उन्होंने कही थी कि नौजवान साथी अगर सरकार बनाने में सहयोग करेंगे तो सरकार गठन के बाद हम नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। आज मैं अपने नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूं कि बताइए, क्या आपको रोजगार मिला है? आज नौजवान साथी रोजगार के लिए संघर्ष करने का काम कर रहा है, और जब सरकार से नौजवान साथी रोजगार मांगता है तो सरकार पुलिस बल के माध्यम से नौजवान साथियों का दमन करने का काम करती है। आज 100 रुपये के पार डीजल है, 90 के पेट्रोल है, 90 के पार डीजल है, 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया है। अब तो प्रधानमंत्री बगल में है, अब तो प्रधानमंत्री बगल में है। वो चूड़ियां प्रधानमंत्री को क्यों करेंगे, ये हम पूछना चाहते हैं, ये हम पूछना चाहते हैं। खाने का तेल 200 के पार, गरीब आदमी बाजार में ना तो दाल खरीद सकता है ना सब्जी खरीद सकता का जिक्र नहीं किया है। तो ये सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। इस सरकार को खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया संचालित करने का काम कर रहे हैं। ये हालत, ये स्थिति सत्ता में बैठे हुए लोगों ने हमारी कर दी। और इसीलिए साथियों, कांग्रेस ने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर हमारी सरकार आएगी तो हमने प्रतिज्ञा ली है, 4 धाम 4 काम। इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने जो कहा उसको करने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी के सिवाय और कोई काम नहीं करती। हमने प्रतिज्ञा ली है कि अगर हमारी सरकार राज्य में बनेगी तो सरकार गठन के बाद हम गैस के सिलेंडर को 500 रुपए से ज्यादा नहीं होने देंगे। हम पहले दिल्ली में बैठे हुए दाढ़ी वाले बाबा से कहेंगे कि भाई गैस की कीमत कम कर दो। अगर वो मानेंगे तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं मानेंगे तो जो हमारी सरकार बनेगी, हमने कहा है कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। इसके ऊपर जो पैसा पड़ेगा उसे कांग्रेस की जो राज्य सरकार होगी वो उसको वहन करेगी। हमारी दूसरी प्रतिज्ञा है कि हम उत्तराखंड के बेरोजगार साथियों को रोजगार देने का काम करें, और इसलिए हमने प्रतिज्ञा ली है कि जो पद रिक्त है उन रिक्त पदों पर हम भर्ती करने का काम करें। और इसके साथ साथ जो राज्य के अंदर उद्योग स्थापित है, जिन उद्योगों के परिप्रेक्ष्य में हमने एक शासनादेश जारी किया था जिसमें हमने कहा था कि उद्योगों में 70% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, इसको हम सख्ती से लागू करने का काम करेंगे और नौजवान साथियों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने का काम करेंगे। और तीसरी प्रतिज्ञा हमारी है कि नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना की वजह से गरीब व्यक्ति की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। उसके सामने 2 वक्त के भोजन की भी समस्या खड़ी हो गई है। इसलिए कांग्रेस की अगर सरकार आएगी तो तीसरी प्रतिज्ञा हमारी है कि हम उत्तराखंड राज्य के 5 लाख परिवारों को 1 साल में 40,000 रुपया देने का काम करें, देने का काम। और चौथी प्रतिज्ञा हमारी है कि हम प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का काम करें। हमारा प्रयास होगा कि हम प्रदेश के अंदर सुसज्जित मोबाइल वैन जो है चलाने का काम करेंगे, जिस मोबाइल वैन में हर चीज उपलब्ध हो, ताकि वो
सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने का काम कर सके, ये हमारी चौथी प्रतिज्ञा है। इन्होंने कहा दोनों को पेंशन नहीं मिलेगी, एक को पेंशन मिलेगी। घर में झगड़ा करा दिया, पति कहे मेरी पेंशन होनी चाहिए, पत्नी कहे मेरी पेंशन होनी चाहिए। ये स्थिति सत्ता में बैठे हुए लोगों ने की है और हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है कि हम 60 साल से ऊपर पति और पत्नी दोनों को पेंशन देंगे और पेंशन की राशि बढ़ा करके 1800 रुपया करने का काम हम करेंगे। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में हमने कहा है, ये स्थिति है हमने कहा है। और जो हमारे नेताओं को सुनने आ रहा है वो संकेत है इस बात का, यहाँ पर ओबीसी की बात कई लोगों ने कही, लेकिन अभी तक ओबीसी ये क्षेत्र नहीं हो पाया। हम जब सरकार बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके इस क्षेत्र को प्रतापनगर की तर्ज पर, हमारी जौनपुर की तर्ज पर हम ओबीसी क्षेत्र घोषित करने का घनसाली क्षेत्र पहुंचे हैं और जिस तरह से घनसाली क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए आपने ओबीसी बनाने की बात कही है प्रतापनगर की तर्ज पर, अन्य क्षेत्रों की तर्ज पर, इसमें क्या कुछ होगा सर? निश्चित रूप से आज मैं 2022 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में घनसाली विधानसभा के चमियाला में आया हूं और घनसाली विधानसभा की अपनी विषम परिस्थितियां हैं, उनकी अपनी विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और यहाँ के लोग चाहते हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है और मैं कहना चाहता हूँ 2002 और 2012 में जो हमारी सरकारें रही, हमने इस उत्तराखंड राज्य के कई हिस्सों को ओबीसी का दर्जा देने का काम किया है और हमारे घनसाली के लोगों ने, बलबीर सिंह नेगी जी ने मुझे कहा कि ये क्षेत्र ओबीसी होना चाहिए। सरकार में आने के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस इस दिशा में कदम बढ़ाने का काम करेगी। कांग्रेस की सरकार अगर प्रदेश में आएगी तो निश्चित रूप से घनसाली विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर की तर्ज पर, रवाई जौनपुर की तर्ज पर वो ओबीसी क्षेत्र घोषित किया जाएगा। सर नेगी जी, जिस तरह से जनता आई है, जिस तरह से भीड़ यहाँ पर उमड़ी है, क्या लगता है कि क्या जनता परिवर्तन के मूड में है? पूरे क्षेत्र में जो है जनता परिवर्तन के मूड में है और निश्चित रूप से पूरी क्षेत्र की जनता नया करवट ले रही है और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से शिकस्त कर देने का काम करेगी। जी आर्य जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से आज आपने यूकेडी को झटका देते हुए कांग्रेस का दामन थामा है, क्या कुछ कहना है? देखिए, यूकेडी को हमने कोई झटका नहीं दिया है। लगातार 2 सालों से, जब से कोरोना महामारी चली है, तब से हम जो है उत्तराखंड क्रांति दल को घनसाली विधानसभा में सक्रिय कर जो है उसके लिए संघर्षरत। जिस तरीके से 2022 के चुनाव में प्रत्याशी का चुनाव के टाइम जो है लोकल संगठन से कोई भी विचार विमर्श न करके जो है प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया, साथ ही जो है आने वाले 2022 के जो चुनाव के लिए जो है शीर्ष नेतृत्व की कोई ठोस रणनीतियाँ नहीं थी, जिसके कारण जो है मैंने अपने उत्तराखंड क्रांति दल के जो है सभी पदों से इस्तीफा देकर जो है और कांग्रेस में ज्वाइन होने का जो मुख्य मुद्दा है वो धनीलाल साहा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस समय जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से सबसे सक्षम और सबसे शिक्षित व्यक्ति जो है वो धनीलाल साहा जी हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्लॉक प्रमुख होने के बावजूद, आज तो आपको पता है प्रधान होने के बाद भी लोग जो है करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं, लेकिन धनीलाल साहा जी ने जो है सदैव जो है जनता का सहयोग करने का काम किया है, जनता के साथ देने का काम किया है। इसके लिए जो है मैंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन। जिस तरह से प्रीतम सिंह जी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने ओबीसी की बात कही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ओबीसी एक मुख्य मुद्दा रहा है घनसाली विधानसभा के लिए और लगातार देखा गया है कि अनेकों जो पूर्व में विधायक रहे हैं जिन्होंने जो है सत्ता का सुख भोगा है, वो लोग आज इन्हीं मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं वापस। तो हमारा कहना है कि ऐसे व्यक्ति को जो है आप घनसाली विधानसभा से चुनकर भेजिए जो विधानसभा में तत्परता से जो है आपके जो है ओबीसी का मुद्दा रखे। और हमारे नेता प्रतिपक्ष तो साथ में कह चुके हैं कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है प्रदेश में बनती है तो जो है तत्काल प्रभाव से जो है घनसाली विधानसभा को प्रतापनगर की तरफ पर ओबीसी बनाया जाएगा और जैसे ही ओबीसी बनता है तो हमारे अनेकों युवाओं को जो है रोजगार मिलने का कार्य होगा। दिनेश लाल जी, एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी घनसाली पहुंचे, आपकी यहाँ पर जनसभा दी और उन्होंने एक बड़ा वादा घनसाली की जनता से किया है ओबीसी को लेकर, तो क्या लगता है आपको कि क्या इस बार आप
जो कांग्रेस पार्टी है ये इस मुद्दे पर जनता का भरोसा जीत पाएगी? जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। ये निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, जो वादा करते उसको निभाना भी जानती है। आज आप इतिहास उठा के देखो, कांग्रेस पार्टी ने 2008 में कृषि ऋण माफ किया है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जो बोलते हैं वो करते हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड में इस समय कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से में आ रही है। और जो आज माननीय प्रीतम सिंह जी ने वादा किया है घनसाली की जनता से कि घनसाली में यदि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार और घनसाली से हमारे विधायक कांग्रेस का जाते तो निश्चित रूप से इसका फायदा पूरी घनसाली को होगा। और मैं समझता हूँ कि प्रीतम सिंह जी ने आज घोषणा कर दी है और निश्चित रूप से ओबीसी क्षेत्र हमारा हो गया है। बस आप ये बताइए कि जब यहाँ के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य जी यहाँ से विधानसभा में थे और सत्ता परिवर्तन की बात चल रही थी, तो तब ये मुद्दा क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाया? मैं समझता हूँ कि ये मान्यवर, आपको भीमलाल जी से अगर ज़्यादा बढ़िया होगा आप उनसे पूछेंगे। मैं तो भीमलाल जी को ये कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थे, 24,000 वोट घनसाली की मान जनता ने आपको दिया है और आपने पाला बदला कांग्रेस में गए। ये क्यों नहीं हुआ? इसमें क्या कहाँ कमी रही? अगर आप चाहते हो, उस समय उत्तराखंड में बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे। यदि आप चाहते तो घनसाली को जिला बनवा देते। यदि आप चाहते तो घनसाली को पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल देते। अगर यदि भीमलाल जी आप चाहते, हमारा पड़ोसी प्रतापनगर ओबीसी क्षेत्र हो सकता है, जबकि विक्रम सिंह नेगी जी कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने चाहा। और आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के साथ कांग्रेस में आए, लेकिन ये आपने कर नहीं पाए। तो निश्चित रूप से जनता भी समझती है कि भीमलाल जी कांग्रेस में किस हिसाब से आए, क्यों आए, वो उनका व्यक्तिगत विशेष मामला होगा। मैं समझता हूँ कि भीमलाल जी ने इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। यदि भीमलाल जी ने, शक्तिलाल जी ने इन 5 सालों 10 सालों में सदन में एक भी प्रकार के घनसाली विधानसभा की समस्या लगाई है तो उसे प्रेस जारी करे, ये जनता के बीच रखे कि मैंने जो है ओबीसी क्षेत्र का मुद्दा विधानसभा में लगाया है। हमने जिला, ये कुछ नहीं है कि वो नाटंगी लोग हैं और नाटक करके अपनी रोजी रोटी सोखने का मामला करते हैं। कभी किसी मंत्री के दरवाजे पे विधायक का मतलब होता है विधि लिखने वाला, जो उस प्रदेश का भाग्य का निर्माण करने वाला। विधायक भूख हड़ताल के लिए नहीं होता है, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। आज घनसाली की जनता ने मन बना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई निश्चित हो गई और कांग्रेस की सरकार आ रही है। आज प्रीतम सिंह जी आए थे, उन्होंने घोषणा कर दी कि पिछड़ा क्षेत्र घनसाली होगा और ये निश्चित रूप से मन बन गया। आज हमारी कांग्रेस की विजय सुनिश्चित हो गई है। जी, जिस तरह से आज आपको प्रदेश सचिव बनाया गया है, कांग्रेस पार्टी ने नई जिम्मेदारी आपको दी है, क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का, माननीय गणेश गुजियाल जी का, माननीय हरीश रावत जी का, माननीय प्रीतम सिंह जी का, अपने प्रदेश नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करता हूं। और निश्चित तौर पे उनकी द्वारा जो उनकी जिम्मेदारी दी गई उस पर खरा उतरूंगा। और निश्चित तौर पे घनसाली विधानसभा में जो आज अपार जन समर्थन भाई धनलाल शाह जी के लिए पूरे 10 पट्टियों के लोग आए थे, निश्चित तौर पे इस बार घनसाली में कांग्रेस की विजयी होगी। आसन मृत्यु के साथ हमारी पार्टी का और हमारा दृष्टिकोण होगा कि नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, और जो हमारे क्षेत्र में आज हमारे प्रीतम सिंह जी ने जो घोषणा करी, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे हमारा क्षेत्र प्रतापनगर की भांति ओबीसी क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। इस पर जोर रहेगा। आपको बताते चले, घनसाली विधानसभा के चम्याला में हुई जनसभा में लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी, जिसको देखते हुए कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि यह परिवर्तन की लहर है, इसीलिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं।